हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्बाट्रॉस ट्यूटोरियल्स। इस यूट्यूब चैनल में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ ट्रोथ्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर हम ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी में क्या होता है, पहली बात तो ट्रोथ्स होता क्या है। ट्रोथ्स मतलब वो होता है जो रॉन्गफुल एक्ट हम करते हैं, यानी कि जानकर या अनजान बनकर हम किसी के लिए कुछ नुकसान करते हैं, कुछ गलत करते हैं, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ ट्रोथ्स। इसके अंदर तीन प्रिंसिपल्स है। पहला है फॉल्ट लाइबिलिटी। फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होता है कि इंटेंशनली किया हुआ चीज, यानी कि उसे पता है कि ये चीज गलत है फिर भी वो कर रहा है, तो उसे कहेंगे फॉल्ट लाइबिलिटी। सेकेंड है हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, नो फॉल्ट और इंटेंशनली, यानी कि उसकी गलती नहीं है और वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है। यानी कि क्या होता है कि उसे पता है कि ये सही नहीं है लेकिन वो बिना समझे बिना जाने कर देता है वो चीज, उसे कहते हैं इंटेंशनली और नो फॉल्ट। थर्ड है हमारा वैक्यूरियस लाइबिलिटी। वैक्यूरियस लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी फॉर अदर एक्शंस। अदर एक्शंस के लिए क्या होता है, जैसे कि अभी कोई चीज हम कर रहे हैं, अगर किसी को मैंने मारा है तो अभी क्यों मारा है, किस लिए मारा है, वो सारी चीजें जानने के बाद तो वैक्यूरियस लाइबिलिटी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी में तीन चीजें आते हैं। पहला है फॉल्ट लाइबिलिटी, सेकेंड है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और थर्ड है वैक्यूरियस लाइबिलिटी। सेकेंड है हमारा क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी कि क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पहला है पर्पस, यानी कि क्रिमिनल लॉ जो है पनिशेस ऑफेंड फॉर क्राइम्स, यानी कि क्रिमिनल लॉ जो क्या करता है कि वो क्राइम के लिए पनिशमेंट देता है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन वो लोग ने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा डिफॉल्ट चीज की है या फोर्सफुली एग्रीमेंट किया, यानी कि उसे जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाया गया है, तो उसे क्या होगा, उसे उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ और क्रिमिनल लॉ के इस अंडर आएगा। बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बहुत सारी चीजों की होती है, जरूरी नहीं है कि लाइबिलिटी सिर्फ उधार की ही हो, लाइबिलिटी और भी चीजों के लिए की जाती है। पहला है इंटेंशनली डन द क्राइम, यानी कि क्रिमिनल लॉ कब लागू होगा कि अगर वो इंटेंशनली जानबूझकर वो क्राइम करता है तो उसके अंदर क्या होगा, इंटेंशनली किया जाने वाला क्राइम लागू होगा, यानी कि उसे लाइबिलिटी फिर पे करना पड़ेगा। फिर सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमारा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है कि हम किसी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करते हैं और दोनों पार्टीज अग्री होती है इस एग्रीमेंट के लिए, तो उसे हम ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कहेंगे। अगर दोनों पार्टी एग्रीमेंट नहीं, यानी कि अग्री नहीं होती है एग्रीमेंट के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी के अंडर आएगा। रेमेडीज, यानी कि अगर किसी को हमने कुछ गलत किया है तो क्रिमिनल लॉ के अंदर फाइन या फिर एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। फाइन तो आप लोगों को पता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग फाइन डिक्लेयर किया गया है। अभी जैसे बॉयज हो या गर्ल्स हो जो गाड़ी चलाते हैं, तो अगर सिग्नल जंप करेंगे तो उनके लिए अलग फाइन होता है। वैसे ही कंपनीज में भी और क्रिमिनल लॉ में भी अगर हम कोई क्रिमिनल क्राइम्स करते हैं तो उसके लिए अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फाइन होती है। इम्प्रोसमेंट मतलब जेल जाना होता है। जेल यानी कि अलग अलग लॉज के लिए अलग अलग जेल होता है। कोई 6 मंथ का होता है, कोई 1 ईयर का होता है, कोई 3 ईयर्स का होता है, कोई 5 ईयर्स, कोई 10 ईयर्स, कोई लाइफ टाइम के लिए जेल होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कैसा होता है, कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि कोई कोई चीजों में हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं, यानी कि हर एक चीज में हम लोगों को कंपनसेशन नहीं देना पड़ता अगर वो चीज उसका डैमेज किया है। अभी जैसे मेरे को फोर्सफुली उन लोगों ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि तुम हमारी कंपनी के साथ ही प्रोडक्ट सेल करोगे, लेकिन अगर मेरे कंपनी का प्रोडक्ट अगर डैमेज किया उन लोगों ने तो उसका कंपनसेशन उन लोगों को देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रेमेडीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विद केसेस, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पहले बात तो होता क्या है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होता क्या है, उनके कुछ केसेस भी हम देखेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज विदाउट फॉल्ट. Without fault is a legal doctrine that hold a person or organization responsible for damage or injuries caused by the action of a product regardless and negligence। यानी कि क्या होता है कि अगर हम जानबूझ के किसी चीज के लिए, यानी कि विदाउट फॉल्ट, यानी कि हम बिना जाने किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं। अभी जैसे मैंने चलते चलते किसी को धक्का दे दिया, अभी मेरा इंटेंशन तो नहीं था उसको धक्का देने का, बट धक्का तो लग गया, तो इंटेंशनली हम नहीं करते हैं जो चीज, उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज कहते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज में दो की कैरेक्टर्स आते हैं।
पहला है नो नीड टू प्रूव फॉल्ट, यानी कि हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द प्लेंटिफ ओनली नीड टू प्रूव दैट द डिफेंड एक्शन और प्रोडक्ट कॉज द हार्म, यानी कि उसे सिर्फ ये बताना पड़ता है कि उसे लगा हुआ है। अभी जैसे वही एग्जाम्पल लेके मैं चलती हूँ, जैसे अभी मैंने किसी को चलते चलते धक्का मारा, मैंने इंटेंशनली तो नहीं किया, वो लग गया, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फॉल्ट प्रूफ करना मेरा नहीं पड़ेगा कि मैंने ही धक्का मारा, बस उसे यही प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एक्शन हुआ है उससे उसको क्या नुकसान हुआ है, वो चीज उसे प्रूफ करनी पड़ेगी। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड में क्या आता है, द डिफेंडेंट कंडक्ट इज इक्विलेटेड based on the objective standard rather than the subjective intention or neglect, यानी कि उसका इस तरह से नुकसान हुआ हो कि हमें उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अभी किसी को धक्का लगा और वो गिर गया और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई, तो उसका कंपनसेशन यानी कि हॉस्पिटल का कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे धक्का लगा, उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो सिर्फ गिरा और खड़ा हो गया, तो उसका कंपनसेशन मुझे नहीं देना पड़ेगा। अभी इसमें केस दिया हुआ है जैसे रिनल्ड फेडरल 1868 का, अ लैंडमार्क केस दैट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। द डिफेंडेंट, अ मिल ओनर, जो मिल का ओनर था, वाज हेल्ड द लाइबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ वाटर फॉर हिज रिजर्वर इवन टू इज हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबल केयर प्रिवेंट बाय द एक्सीडेंट, यानी कि उसके मिल में जो एक उसके वर्कर के वजह से क्या हुआ था, पानी की चोरी हुई थी, उसके डैमेजेस हुए थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और उसे प्रॉपर फेज में किया। अभी सेकेंड है हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज मोर एक्सट्रीम फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वेयर द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल फॉर डैमेज और इंजरीज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और डिफेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी को चोट लगी या किसी का आपने डैमेजेस या उसको जानबूझ के या बिना जाने, यानी कि नोइंगली और विदाउट नोइंगली आपने उसका डैमेजेस किया है, तो उसका इंजरीज आपको भरना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और डिफेंस, यानी कि बिना डिफेंस के, बिना एक्सपेक्टेशंस के आपको उसका डैमेजेस भरना ही पड़ेगा। इसके दो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है नो एक्सपेक्टेशंस और डिफेंस। जैसे मैंने अभी बोला कि द डिफेंडेंट कैन नॉट रेज एनी डिफेंस, यानी कि डिफेंडेंट यानी कि जो है इंसान, वो अपना डिफेंस क्रिएट नहीं कर सकता, सच एज कॉन्ट्रीब्यूट नेग्लेसी एंड अजम्पशन ऑफ रिस्क, यानी कि कुछ भी रिस्क हो जाए वो अपना डिफेंस नहीं दे सकता, उसने डैमेज किया है तो उसको भरपाई करनी ही पड़ेगी, ऐसा होता है। सेकेंड है हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विद नो रूम फॉर मिटिगेशंस, यानी कि द डिफेंडेंट इज लेबल फॉर ऑल डैमेजेस और इंजरीज कॉज रिगार्डलेस द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो भी डैमेजेस हुआ है वो उस डिफेंडेंट को ही भरना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा डैमेजेस क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी इंजरीज क्यों ना हो। अभी वही एग्जाम्पल के साथ हम लेके चलते हैं कि मैं चलते चलते किसी को धक्का मारती हूँ और धक्का मारने पर उसका हाथ पाँव वगैरह टूट जाता है, तो मुझे बिना कुछ सोचे समझे सारे डैमेजेस उसके भरने पड़ेंगे। मैं अपने लिए डिफेंस नहीं दे सकती कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा, ऐसे ही होता है। इसमें एक केस दिया हुआ है भोपाल गैस स्ट्रैटेजी, यानी कि 1989 का केस है, द केस अराइजिंग फॉर द भोपाल गैस डिजास्टर वेयर द कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी टू होल्ड द डिफेंडेंट यूनियन कार्बेज लायबल फॉर डैमेज कॉज एंड गैस लीक, यानी कि इसमें तो आप लोगों को पता होगा भोपाल गैस डिजास्टर का बहुत बड़ा केस हुआ था, जिसमें कोर्ट ने क्या किया है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को कंट्रीब्यूट किया है और उनके यूनियन को, यानी कि जो काम करते हैं वर्कर्स होते हैं, उनके पर केस किया था कि उनकी गैस लीक होने की वजह से वो डैमेजेस हुए है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा डिफामेशन डिफाइंड अंडर ट्रोथ लॉ, यानी कि डिफामेशन होता क्या है। डिफामेशन इज अ ट्रोथ दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन व्हिच हार्म देयर रेपुटेशन। इट कैन बी स्पोकन, स्लैंडर और रिटन लाइबल। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि डिफामेशन होता क्या है। डिफामेशन मतलब होता है कि किसी की इज्जत और किसी की रेपुटेशन पर हमें सवाल उठाना। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि कैडबरी के अंदर कीड़े पाए जा रहे थे,
जो कैडबरी था उसके अंदर कीड़े पाए जा रहे थे, तो उसकी रेपुटेशंस को गिराने के लिए अगर हमने कोई फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा स्टेटमेंट लागू किया है तो वो डिफामेशन के अंदर आएगा। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स है, सबसे पहला है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट मेड अबाउट द पर्सन मस्ट बी फॉल्स, यानी कि गलत स्टेटमेंट। अभी जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैंने कोई रेस्टोरेंट में गई हूँ, अच्छा खासा रेस्टोरेंट में गई हूँ, वहां पे मैंने कॉफी ऑर्डर किया है, जैसे कि स्टारबक्स में गई, कॉफी ऑर्डर किया, बट मैंने कहा कि ये कॉफी अच्छी नहीं ब्लेंड हुई है, अच्छी नहीं बनी है, तो ये मैं गलत स्टेटमेंट लागू करी, तो उसे हम कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, द स्टेटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू समवन एल्स आइदर थ्रू स्पीच, रिटन और अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हम किसी को बताते हैं, जैसे माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। अभी जैसे हम कोई ब्रांड से कपड़े खरीद रहे हैं, कोई भी ब्रांड XYZ ब्रांड से हम कपड़े खरीद रहे हैं और उसे कपड़े को यूज करके हम बोल रहे हैं कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं या रिटन में दे रहे हैं या फिर अदर फॉर्म्स, यानी कि कोई भी इशारों से वगैरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, यहाँ से मत लो, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे, तो वो भी डिफामेशन के अंदर ही आएगा। सेकेंड, थर्ड है हमारा डैमेज टू रेपुटेशन। डैमेज टू रेपुटेशन, द स्टेटमेंट मस्ट हैव कॉज हार्म टू द पर्सन्स रेपुटेशंस, यानी कि किसी पर्सन के रेपुटेशन, उसकी इज्जत पे या उसकी कंपनी की इज्जत पे हमने कोई झूठा इल्जाम लगाया है, उसकी रेपुटेशंस को डैमेज किया है, तो वो भी डिफामेशन के अंदर ही आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। द स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द पर्सन क्लेमिंग डिफामेशंस। अगर हमने किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और वो इंसान हमारे लिए डिफामेशन क्लेम करता है कि नहीं ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसे उस स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। जैसे पिछली बार हमने कैडबरी पर कहा था कि कैडबरी के अंदर कीड़े पाए जा रहे हैं, किसी ने उसे उस कंपनी पर डिफामेशन लगाया था, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट लागू किया था, तो कंपनी को उस फॉल्स स्टेटमेंट का क्लेम करना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर यही आता है। फिर हमारा है टाइप्स ऑफ डिफामेशन। टाइप्स ऑफ डिफामेशन में दो ही टाइप्स है। एक्चुअली टाइप्स ऑफ डिफामेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो ही टाइप्स पढ़ेंगे, एक है लाइबल और दूसरा है स्लैंडर। लाइबल क्या होता है? रिटन डिफामेशन, यानी कि जो लिखा हुआ होता है, यानी कि अभी कोई आर्टिकल्स में, बुक्स में या ऑनलाइन पोस्ट वगैरह में, जैसे आजकल रील्स में बहुत सारी गलत चीजें प्रोवाइड की जाती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है, ओल्ड सॉन्ग को न्यू वेराइटीज में अलग तरीके से डिफॉल्ट करके। अभी जैसे गिबली आर्ट वगैरह जो निकला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट गिबली आर्ट बना रहे हैं, लेकिन गिबली आर्ट ट्रेंडिंग रॉन्ग हो रहा है, तो वो ऑनलाइन पोस्ट पे रॉन्ग हो रहा है, यानी कि वो भी एक डिफामेशन, यानी कि वो लाइबल डिफामेशन के अंडर आता है। स्लेंडर डिफामेशन क्या होता है? जो स्पोकन करते हैं, हम बोलते हैं या वर्बली इंसल्ट करते हैं या लोगों के बारे में हम रूमर्स फैलाते हैं, रूमर्स यानी कि गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उसे कहते हैं स्लेंडर डिफामेशन। डिफेंस ऑफ टू डिफामेशन, यानी कि हम किस तरह से डिफामेशन से बच सकते हैं। पहला है ट्रुथ। If the statement is true, it is not considered as defamation, यानी कि अगर तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, हमने किसी के ऊपर डिफामेशन लगाया है या किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और वो स्टेटमेंट सही है, तो वो डिफामेशन नहीं होगा। प्रिविलेज, द स्टेटमेंट मेड in certain contexts such as preliminary proceeding, court, formal written spoken statement protected by privilege, यानी कि अगर हम किसी के ऊपर डिफामेशन लगाते हैं लेकिन वो कोर्ट के अंदर है, यानी कि लॉ, रूल्स, रेगुलेशन के अंडर आता है और वो रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट में हम देते हैं, तो भी वो डिफामेशन नहीं आएगा, उससे हम डिफेंस अपने लगाए हुए इल्जाम पर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा फेयर कमेंट, यानी कि हमें सच बोलना है, पब्लिक मैटर्स पे या कोई भी कंसीडरेशंस हो तो हमें सच बोलना है, फेयर कमेंट करना है। फोर्थ है हमारा एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है? स्टेटमेंट मेड इन द सर्टेन सिचुएशन सच बिटवीन हस्बैंड और वाइफ इज और इन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन आर एब्सोल्यूट प्रिविलेज, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है जो बिटवीन टू पार्टीज के होती है, यानी कि कंपनी के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस होते हैं। अभी जैसे दो कंपनीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपना कम्युनिकेशन छुपा रहे हैं,
कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, अब कब लॉन्च करेंगे, या फिर दो लोगों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होते हैं, कोई बीमारी को लेके या कोई खाना पीना बनाने को लेकर कुछ भी ऐसा, तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर आएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्वालिफाइड प्रिविलेज। क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है? स्टेटमेंट मेड इन सर्टेन सिचुएशन सच इन एज इन अ गुड फेथ एंड विदाउट मेल्किंग आर क्वालिफाइड प्रिविलेज। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि हम कोई स्टेटमेंट यानी कि हम कोई चीजें ऐसी बोलते हैं कि वो हमारे अच्छे सेंस के लिए होता है। अभी अगर कोई सुसाइड कर रहा है और उससे हमने झूठ बोला है, हमने डिफामेशन किया यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट अगर उसे दिया है, लेकिन वो गुड सेंस से दिया है, गुड फेथ से दिया है, तो क्या होगा? वो क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंडर आएगा। तो वो भी एक डिफामेशन डिफेंस करने का तरीका हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए बनाया गया है? लोगों के लिए। आपने तो वो एड देखा ही होगा, जागो ग्राहक जागो वाला, तो उस रिगार्डिंग से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1896 भी बनाया गया है, जिसमें हमें 2019 में बहुत सारे चेंजेस करके दिए गए। पहला पॉइंट है उसमें एनहांस कंज्यूमर राइट्स, यानी कि कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि 6 बेसिक्स राइट्स है, जैसे कंज्यूमर इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, लाइफ, प्रॉपर्टी वगैरह, इन सब को जो बेसिक कंज्यूमर 6 बेसिक कंज्यूमर राइट्स है उसको रिवोल्यूशन करके बनाया है, उसे और ज्यादा एनहांस किया है। गुड्स एंड सर्विसेज, पहले क्या होता था? सिर्फ लोग गुड्स यूज करते थे, सर्विसेज का कोई चीज ही नहीं था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सर्विसेज का कोई भी वैल्यू ही नहीं था। लेकिन बाद में 2019 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज किया गया तो उसमें सर्विसेज भी ऐड की गई। सर्विसेज कैसा होता है? जब हम कहीं जाते हैं या स्पा के लिए जाते हैं, मसाज लेते हैं, या बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो हम उसमें कोई चीज नहीं खरीदते, हम सर्विस लेते हैं। गुड्स तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि कोई चीज खरीदते हैं हम तो वो गुड्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है एनहांस कंज्यूमर राइट। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग प्रोडक्ट या डिफेक्ट होता है या उसके प्रोडक्ट में कोई भी चीज होती है तो उसे क्या होता है? हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंडर आता है, वो एक्ट 2019 के अंडर आता है। अभी जैसे मैंने कोई लिपस्टिक खरीदा बट वो यूज किया हुआ लिपस्टिक उसने मुझे दे दिया, तो वो आएगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर, यानी कि वो डिफेक्ट और डिफिशिएंसी प्रोडक्ट के अंदर आएगा। फिर है हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है कि किसी चीज को लेके हम गलत चीज कर रहे हैं, जैसे कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। अभी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए फेयर एंड लवली का एड जो दिखाता है वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ही है ना, क्योंकि फेयर एंड लवली लगाने से कोई एक बार में तो इतना गोरा होता नहीं, या फिर बार बार लगाने से भी कोई इंसान गोरा होता नहीं, तो वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। मिसलीडिंग द पैकेजिंग। मिसलीडिंग द पैकेजिंग मतलब कोई ऐसा पैकेजिंग करना कि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे लेकिन उसके अंदर की चीजें अच्छी नहीं हो खाने में, तो वो अनट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। ई कॉमर्स रेगुलेशन। ई कॉमर्स रेगुलेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि ऑनलाइन सेलर और बाइंग की चीजें हम करते हैं जिससे हमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमारे सेल, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस पे हमें गलत चीजें प्रोवाइड की जाती है, उसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तो 6 बेसिक राइट्स है ही, मगर यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में रिवाइज्ड किए गए हैं। पहला है हमारा राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यूज करते हैं हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसकी राइट्स होती है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मार्केटिंग के अंदर उसका गलत इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो भी हम खरीद रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज तो हम जितने पैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से तो होना ही चाहिए, प्योरिटी यानी कि वो अच्छा है, प्योर है ये चीजें, स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं वो प्राइस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम।
फिर हमारा है राइट टू बी अश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, हम उसे आसानी से एक्सेस और उसकी वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं, वो हमें होना, हमारा राइट्स होना चाहिए। यानी कि अब हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो हमें टिकट मिलता है उस टिकट पे हम अच्छी तरह से चीजों को देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं कि हमारा स्टेशन कहाँ से कहाँ तक है, कितना पैसा लिया है, कितना किलोमीटर है, वो सारी चीजें तो आराम से एक्सेस और अश्योर्ड और वेराइटीज हमें मिल सकती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारा राइट है। फिर एक और है स्टूडेंट्स राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। पहले हमें कंज्यूमर 1986 में कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन जब 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है तो उसमें क्या किया है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ऐड किया है, यानी कि कंज्यूमर का एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने तो ये भी केस लॉन्च किया है कि अगर 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट एक हफ्ते तक या 15 दिन तक स्कूल नहीं आता है तो उसके माँ बाप को जेल या फिर फाइन भरना पड़ सकता है, कि वो स्टूडेंट्स अगर बिना कोई सर्वल रीजन के, अनएथिकल रीजन के वजह से अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि आप कॉलेज तो जाते हो बट लेक्चर में नहीं बैठते हो, बंक करते हो, तो अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा या आप 15 डेज तक कॉलेज नहीं आएंगे तो कॉलेज अगेंस्ट आपके राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यूज कर सकती है और आपको जेल या फिर फाइन हो सकता है स्टूडेंट्स। सो प्लीज कॉलेज आइए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। फिर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 1986 और 2019 में दोनों में क्या डिफरेंसेस और क्या चेंजेस लेकर आई है गवर्नमेंट ने, वो हम देखेंगे। आप लोगों को पता है कि बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, टेलीकम्युनिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग, ये जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड भी अगर चीजें हैं तो वो 2019 में आती है। लेकिन 1986 में क्या था, वो सिर्फ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करते थे और बाकी कोई भी चीज को कंसीडरेशन नहीं दिया जाता था। ये 1986 में था, ये इसका डेफिनेशन है। फिर है हमारा ई कॉमर्स रेगुलेशन। ई कॉमर्स रेगुलेशन क्या होता है, जो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारा जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जो भी हमें ऑनलाइन चीजें बताई जाती है उसके लिए, तो वो हमारा ई कॉमर्स रेगुलेशंस में आता है। बट 1986 में कैसा था, 1986 में ये ई कॉमर्स का कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं करता था, यानी कि ऑनलाइन चीजें आप कुछ भी खरीदो, आपके साथ फ्रॉड हो या कुछ भी हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो तो रिवाइज करके 2019 में एग्जिस्ट किया। फिर है हमारा अनट्रेड प्रैक्टिस। अनट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है कि एक्सपांड द लिस्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड, यानी कि हम बाइंग, सेलिंग या एडवर्टाइजिंग करते हैं कोई भी चीज का, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं एडवर्टाइजिंग का, तो वो अनट्रेड प्रैक्टिस में आता है। ये 2019 में रिवाइज किया गया है। फिर 1986 में अनट्रेड प्रैक्टिस यानी बाइंग एंड सेलिंग या कोई भी यूनियन वाली जैसी चीजें लाइबल ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पेनल्टीज अभी 2019 में जो पेनल्टीज है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि फाइन और आप लोगों को जेल हो सकती है अगर किसी ग्राहक ने आपको कंप्लेन की है तो। इसी तरह बट पहले 1986 में क्या था, बहुत ही कम था, फाइन, सिर्फ फाइन देना पड़ता था और बहुत कम था, जेल नहीं होती थी। बट 2019 में जब रिवाइज किया गया तभी जेल का भी सिस्टम लेकर आया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये CCPA जो है, CCPA इस्टेब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो प्रमोट करती है कंज्यूमर के वेलफेयर, यानी कि कंज्यूमर की दी हुई चीजों पे वो बताती है कि कंज्यूमर को किस तरह से चीजें दी जाती है, किस तरह से देखी जाती है, कंज्यूमर के लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं।
डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि 1986 में ये सारी चीजें है ही थी ही नहीं, हमारे लिए कुछ भी प्रोटेक्शंस नहीं थे, हमारे कंज्यूमर के लिए वेलफेयर अलग से कमेटी वगैरह कुछ भी नहीं बताई जाती थी, ये सारी चीजें 1986 में थी ही नहीं। इसके लिए 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज किया गया और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आई गई है। कंज्यूमर एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कंज्यूमर एजुकेशन इतना मायने नहीं रखता है 1986 में, लेकिन जब 2019 में जब इटैब्लिश किया गया, रिवाइज किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, तो बहुत सारे एजुकेशन को लेकर प्रोग्राम्स भी लाए गए और बहुत सारी चीजें भी की गई। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ ट्रोथ्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत ही सारी चीजें, जिसमें हमने देखा स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विद केसेस क्या होते हैं। दो केसेस हमने इसमें देखे थे। डिफामेशन क्या होता है, यानी कि ट्रोट और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डिफामेशन किस तरह से एक्ट करता है। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा। हमने राइट्स, यानी कि 6 बेसिक राइट्स के अलावा भी कौन से राइट्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, वो देखा। और 1986 और 2019 के बीच में डिफरेंसेस क्या है, हमने वो देखा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरे इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।